स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आज हमारा रिवीजन एक्सप्रेस का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा विश्व भूगोल। और ये क्लास अगर आप शुरुआत करने चल रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि इसमें लगभग 80 के आसपास विश्व भूगोल के प्रश्न होंगे जो तुम्हें उत्तर बताऊंगा ही, समझाऊंगा ही, लेकिन उसके बाद एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लास्ट में मैं दूंगा जो हमें मैं इसका लिखित गारंटी लूंगा कि अगर यूपी पुलिस में विश्व भूगोल के 3 प्रश्न आएंगे तो 2 प्रश्न इसी पीडीएफ से होंगे या इसी वीडियो से होंगे। और तो और अगर आप 11 तारीख को आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 15 क्वेश्चन पूरे भूगोल से है, 5 से 7 विश्व भूगोल से है। तो मैं इसका वादा करता हूं कि 3 से 4 प्रश्न मिलान करने के लास्ट के 24 पेज में इसी पीडीएफ से होंगे। तो आप साथ बने रहें और शुरू करें। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह भी कहलाते हैं। ग्रह भी परिक्रमा करता है, क्षुद्र ग्रह भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह भी परिक्रमा करता है, पुच्छर तारा भी परिक्रमा करता है। परिक्रमा तो सब करते हैं जैसे, लेकिन अब ग्रह जो है यहाँ पे सही उत्तर हम किसको मानेंगे? ग्रह को मानेंगे। एज अगर हम सिर्फ परिक्रमा की तुमसे बात करें बेटा तो परिक्रमा तो सब करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उत्तर किसको मानेंगे? ग्रह को मानेंगे। किसको मानेंगे? ग्रह को मानेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या न्यूटन ने? तो ग्रहों की गति का नियम बेटा केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसके पहले कई क्लासें हो चुकी है, तो सीधा प्रश्न पे रहेंगे हम। ठीक। अगला है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? अब बहुत बार समझाया हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यहाँ पे पहले बुध मतलब चारों के चारों ग्रह क्या होंगे? जो जिन्हें तुम आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हो वही होंगे। आगे बुध, पीछे मंगल, इसमें पीछे शुक्र है, इसमें पीछे पृथ्वी है। ग्रह काट दोगे, 2 में पीछे मंगल है, 2 में पीछे मंगल है, आगे बुध है। लेकिन इन दोनों में पृथ्वी का सेटअप, तो आप क्या करोगे? डी वाले ऑप्शन को सही मार दोगे। अगर इसके बाद वाला ऑप्शन देता, यही आपको पता होता कि बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा और वरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? तो सबसे ज्यादा ताप वाला ग्रह, सबसे ज्यादा ताप वाला ग्रह, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। और जिसके कारण वो सबसे चमकीला ग्रह भी है। प्रेम का देवता कहलाता है, सुंदरता का देवता कहलाता है। कौन कहलाता है? शुक्र। कौन कहलाता है बेटा? शुक्र। तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र। साँझ का तारा, भोर का तारा, सौर मंडल पे स्पेशली मैंने वीडियो बना के आपको दिया भी है। अगला प्रश्न बेटा क्या है? सूर्य से दूरी के में स्थित ग्रह कौन सा है? जब भी मैं तुमको ग्रह पढ़ाता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं, विश्व भूगोल में जब भी मैं चाहे सौर मंडल पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं आपको वायुमंडल पढ़ा रहा हूं या आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहा हूं, मैं बात जरूर बोलता हूं बेटा, हिंदी और अंग्रेजी तुम दोनों में नाम को याद कर देना। जैसे अब यहाँ पे तुमको क्या दे दिया? प्लूटो, यम, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, अरुण। तो यहाँ पे वरुण, अरुण, ठीक, सबसे लास्ट ग्रह है। तो अब आपको अगर नहीं पता होगा कि सर जी कौन सा लास्ट का ग्रह होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। ये गलती अक्सर होती है और सबसे ज्यादा बच्चों में गलती कहाँ होती है? इस टॉपिक में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आयनो, एक्सो, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ये गलती बचना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेपच्यून या अरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का मतलब सूर्य में कुल कितनी परतें होती है? 5 परत होगी सूर्य में।
कितनी परत होगी? 1 2 3 4 5 परत होगी। जो पार्ट है उसका आप अपनी आंखों से देख पाते हैं बेटा, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर एक परत होती है वर्णमंडल। वर्णमंडल जिसे सूर्य का वायु मंडल कहा जाता है। इसी प्रकाश मंडल पे मेरे प्यारे भाई, इसी प्रकाश मंडल पे काला धब्बा पाया जाता है। क्या कहा जाता है? काला धब्बा पाया जाता है। तो काले धब्बे का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे? 6000 डिग्री को टिक कर दोगे। ब्लैक स्पॉट या काला धब्बा कहाँ पाया जाएगा? प्रकाश मंडल पे पाया जाएगा। और प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य को कितनी परतों में बांटा जाता है? 5 परतों में बांटा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या है? वर्णमंडल है, जो हमें दिखाई पड़ेगी प्रकाश मंडल होगा। ठीक, अगला प्रश्न, सूर्य के संगठक में सहायक गैस है। जो सूर्य का संगठक है, जो उसका ग्रुप है, उसमें कौन सी गैस सहायक है? सूर्य बेटा 2 ही गैस से बना है, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। क्या इस ऑप्शन में कहीं पे तुमको हाइड्रोजन हीलियम दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है कि दिखाई पड़ रहा? टिक मार दो। जैसे अब सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सौर मंडल का तारा कौन है? सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है। तारों का बेटा भोजन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? तारों का भोजन है। अब तारों का भोजन बेटा हाइड्रोजन है। वो 4 हाइड्रोजन के अणु हीलियम में परिवर्तित क्या करते हैं? उसको क्या करेगा? जलता रहेगा, और जलेगा तो क्या करेगा? आपको प्रकाश देता रहेगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम भी क्या है? इसके प्रमुख घटक हो जाएंगे। सूर्य तारा है, इसका भोजन क्या है? हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। अब इस ऑप्शन को आप अगर 10-20 एग्जाम दिए होंगे, 10-20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, तो ये ऑप्शन कहीं पे दिया होगा तुमको 8 मिनट 15 सेकंड, 8 मिनट 8 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड। तो ये सारे अगर 8 मिनट इस पूरे विकल्प में अगर 8 मिनट टाइम है, तो अगर 8 मिनट टाइम है, 8 मिनट 15 सेकंड टाइम है, 8 मिनट 16 सेकंड टाइम है, तुम 8 मिनट को टिक कर दोगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी टाइमिंग तुमको नहीं दिख रही, मान लीजिए यही यहाँ पे 8 मिनट 16 सेकंड, किसको टिक करोगे? इसको। 8 मिनट 8 सेकंड। तो 8 मिनट से लेके 20 सेकंड तक जो टाइमिंग तुमको मिलेगी, तुम उसे क्या कर दोगे? तुम उसे क्या करोगे? टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है? उपग्रह होता क्या है? ग्रहों का, जैसे सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, ये क्या है? ग्रह। और ग्रहों का चक्कर लगाने वाला उपग्रह। तो यहाँ पे पृथ्वी का उपग्रह कौन है बेटा? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा हो जाएगा। इसमें बात हुई ना। अगला प्रश्न वाला कौन सा है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति। जैसे अपनी कक्षा में गति का मतलब क्या पूछा तुमको पता है? अपनी कक्षा में गति का मतलब आपको पूछ रहा है घूर्णन। क्या पूछ रहा है? घूर्णन। घूर्णन का मतलब अपने ही स्थान पे नाचना। अपने ही स्थान, जैसे लट्टू क्या कर रहा है? अपने स्थान पे नाच रहा है, वो क्या कह रहा है? घूर्णन। किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। टोटल जो ग्रह है बेटा, वो कितने ग्रह है? 8। कितने ग्रह है? 8। 4 आंतरिक कक्षा में, 4 बाह्य कक्षा में। आंतरिक कक्षा में पहला ग्रह कौन सा है? बुध। दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर? अब इन 8 के 8 ग्रहों में सब में 2 प्रकार की गतियां हैं। पहली गति है घूर्णन गति, दूसरी गति है परिक्रमण गति। पहली लाइन तुम बहुत ध्यान से सुनो, जो ग्रह जिस दिशा में घूर्णन करेगा वह ग्रह उसी दिशा में परिक्रमण करेगा। मेरी बात समझे? लट्टू कभी नचाए हो? अगर लट्टू नचाए हो, राइट हैंड वाला लट्टू नचाएगा तो वो वामावर्त नाचेगा, और जब धीमा होने लगेगा लट्टू तो वो क्या करेगा? परिक्रमण शुरू करेगा। दाहिना वाला जब बाएं हाथ से मारोगे तो वो दक्षिणावर्त होकर उल्टा नाचने लगेगा। मेरी बात समझ में आई? धीमा होगा तो राउंड बनाएगा, परिक्रमण करेगा। अब जो ग्रह जिस दिशा में घूर्णन करता है वह ग्रह उसी दिशा में परिक्रमण भी करेगा। क्लियर? तो अब देखो तुम, सबसे पहली चीज, जैसे यहां पे तुम समझो बात को, ये तुम्हारी 2 घड़ी मैंने बना दिया। ठीक। अब घड़ी की सुई अगर इस दिशा में है, ऐसे जाती है ना, ऐसे टर्निंग कर रही है, ऐसे टर्निंग है, इसे कहते हो तुम क्लॉकवाइज। क्या कहते हो? क्लॉकवाइज। लिखते हो पूर्व से पश्चिम।
लेकिन अगर हम ऐसे किसी चीज को घुमाएं, ऐसे घड़ी की सुई के विपरीत इधर से घुमाएं, तो तुम क्या लिखते हो? एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व। बेटा 6 ग्रह, 6 ग्रह, कितने ग्रह? 6 ग्रह, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सारे के सारे, ये सिंबल किसका है? पश्चिम से पूर्व का, एंटी क्लॉकवाइज का। कौन सा सिंबल है? ये वाला। तो ये 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, तो ये पश्चिम से पूर्व घूर्णन भी करते हैं और पश्चिम से पूर्व परिक्रमण भी करते हैं। 2 ग्रह, एक ग्रह कौन सा बेटा? एक ग्रह बेटा ये, एक शुक्र और दूसरा अरुण। ये कैसे करते हैं? ये करते हैं क्लॉकवाइज, इनको कहा जाता है पूर्व से पश्चिम। इनको क्या कहा जाता है? तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितने ग्रह क्लॉकवाइज घूर्णन करेंगे या परिक्रमण करेंगे? 2 ग्रह, शुक्र और अरुण। कितने ग्रह एंटी क्लॉकवाइज करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में 6 ग्रह, इन दोनों को छोड़ के। अब एक बड़ी बात समझना, शुक्र ग्रह पे सूर्योदय किस दिशा में होगा? पश्चिम में। शुक्र ग्रह पे सूर्योदय की दिशा में होगा पश्चिम में, और बाकी 6 ग्रहों पे सूर्य का उदय की दिशा में होगा पूर्व पे। जो ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे उन सब पे सूर्य का उदय पूर्व में होता है, और जो ग्रह क्लॉकवाइज घूमेंगे उन पे सब पे सूर्य का उदय पश्चिम में होगा। इनमें 2 ग्रह होंगे, उनमें 6 ग्रह होंगे। यहाँ पे तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व वाला ऑप्शन तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? ये क्या पूछ रहा है? अपसौर। क्या पूछ रहा है? अपसौर। और अगर निकटतम दूरी पूछेगा तो उपसौर। उपसौर 6 महीने का अंतर होता है। 4 जुलाई को बेटा अपसौर होता है और 3 जनवरी को भैया उपसौर होता है। उपसौर दूरी सबसे कम, दूरी सबसे ज्यादा, दूरी सबसे कम, दूरी सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यही सेम प्रश्न है, उसमें बताना क्या है तुमको। देखो कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन व रात बराबर होंगे? अब आपको कम से कम 10 बार बोल चुका हूं बेटा, विषुव होता है। विषुव क्या है? विषुव होता है जब दिन और रात बराबर होंगे। 21 मार्च, 23 सितंबर, ए और बी दोनों सही। ऑप्शन डी को तुम क्या कर दोगे? सही। सॉरी, एक गलती हो गई, थोड़ी सी। इसको हमने पढ़ दिया 23 सितंबर, नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है 21 मार्च, 22 सितंबर और 23 दिसंबर, ए और सी दोनों। अब यहाँ पे 22 सितंबर और 21 मार्च की डेट हमारी क्या होगी? इनके अनुसार सही तो हो जाएगी। ठीक, किसके अनुसार? यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ए और सी दोनों कर देंगे। ये क्या है? विषुव की डेट है। ये क्या है? विषुव की डेट है। 21 मार्च वाले विषुव को बेटा बसंत विषुव कहेंगे, और सितंबर वाले को शरद विषुव कहेंगे। शीत ठंडी से पहले कौन सा मौसम होता है? शीत के पहले शरद ऋतु होगी, तो इसको क्या कहेंगे? शरद विषुव। उत्तरी गोलार्ध वाले इसको कहेंगे बसंत विषुव कह देंगे भैया। अगला प्रश्न वाला क्या होगा? चंद्र ग्रहण का कारक होता है। कम से कम 10 बार तो मैं इसको बता ही चुका हूं। सामान्य सा देखो, पढ़ के बता दो। पृथ्वी चंद्र ग्रहण पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, किसके बीच? पृथ्वी। यूपीपी में आए क्वेश्चन है सारे, ये आए भी है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना। पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो ये सूर्य ग्रहण हो गया बेटा। पूछा कौन है? चंद्र ग्रहण। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आ जाना। सूर्य कभी किसी के बीच में नहीं आता। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पे कम से कम 10 बार तो मैं समझा ही चुका हूं। तो ऑप्शन सी तुम्हारा क्या सही हो जाएगा? सही हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अब एक देश है नॉर्वे। कहाँ है? नॉर्वे, यूरोप में नॉर्वे। तो मध्य रात्रि का क्षेत्र कहाँ? मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? जैसे सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले सुबह कहाँ होगी? जापान में। लेकिन अब सबसे ज्यादा रात में 12 बजे कहा, जब सबके रात होगी तो कहाँ होगी सुबह? सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? नॉर्वे में दिखाई पड़ता है। ठीक है, देशांतर अगर आपने पढ़ा है तो आपको चीजें हल्की फुल्की समझ में आ जाएंगी।
भूमध्य रेखा पे पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पे पृथ्वी का व्यास, ठीक, ये वाली आपकी रेखा क्या है मेरा, जो चारों तरफ खींची है भूमध्य रेखा, इस पे क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का व्यास पूछ रहा है। 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। तो 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा पे पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? ये तुमसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, उसी का क्या नाम? प्रधान मध्याह्न रेखा नाम हो जाएगा, या उत्तर हो जाएगा। सिडनी, मेलबोर्न, ग्रीनविच। तो लंदन के एक शहर है ग्रीनविच, और इसी रेखा का एक नाम और भी है, ग्रीनविच रेखा है। क्या है? ग्रीनविच रेखा हो जाएगा। आगे जल्दी से बढ़ते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतर होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सूर्य का प्रकाश जाने में कितने मिनट का समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। अगला प्रश्न, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्राकृतिक प्रकृति कैसी होगी? यार देखो, कुछ तुम खुद बता दोगे। ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हो गया विषुवत भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर जाओगे, एक सेकंड, सीधा ही बना दो। इसके तुम अगर ऊपर जाओगे, ध्यान से समझो बात, तुम भूमध्य की तरफ गए। इसके ऊपर जाओगे तो ध्रुव की तरफ, इसके नीचे जाओगे ध्रुव की तरफ। अब ये गोला सबसे बड़ा बनेगा, इसके नीचे उससे कम, इसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, सबसे कम ही होता जाएगा। जितना कम होगा उतना कम होता जाएगा। तो क्या करेगा? व्यास भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या करता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अभी आपको यहाँ क्या बताना है? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं? बेटा तुमको बताना है घटती है। जितना आप ऊपर जाएंगे। अब अगर इसने पूछा कि ध्रुवों से मध्य में जाने पे बढ़ जाएगा, यहां से ऊपर जाने में घट जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेटल। क्या कहा जाता है? मेटल, भूपपड़ी, क्रोड, या इनमें से कोई नहीं। ठीक। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेरे भाई आप जरूर पढ़े होंगे, आप सभी लोग एक कभी ना कभी, ठीक, पढ़े होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर आंतरिक संरचना पढ़े हैं तो ये क्या है? ये भाग बेटा क्रोड है। ये क्या है? ये भाग बेटा मेटल है। ये भाग मेटल है, जिसको हिंदी में क्रोवाल कहेंगे, इसको हिंदी में कोर कहेंगे। हिंदी में क्रोर कहेंगे, अंग्रेजी में कोर कहेंगे। ऊपर वाला भाग जो भैया, ये वाला भाग क्या है? ये भू पपड़ी है। ये वाला भाग क्या है? भू पपड़ी है। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्रस्ट है। क्या है? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे। ठीक। अब ऊपरी पर तुमने क्या कह दिया? क्रस्ट कह दिया। क्या कह दिया? यही हमारी ऊपरी पर, जिसे हमने क्या कहा? क्रस्ट या भू पपड़ी कह देंगे। क्रस्ट या भू पपड़ी कह देंगे बेटा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न पे थोड़ी सी बात करें, अगर हम पूरी की पूरी पृथ्वी की बात करेंगे, पूरी ओवरऑल पृथ्वी की, कि पूरे संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन तत्व, बेटा आयरन पाया जाएगा 35%। लेकिन ये प्रश्न तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि पृथ्वी में, इसके दिमाग में ये जो प्रश्न पूछा है, ये जो प्रश्न आया है ये पृथ्वी में, उसमें अगर ये पृथ्वी में कौन सा तत्व, तब तो ठीक लोहा, लेकिन तुमसे पूछना चाह रहा है ऑक्सीजन। क्योंकि भूपपड़ी में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और जनरली क्या पाया जाता है? पूरी की पूरी संपूर्ण पृथ्वी में लोहा सबसे ज्यादा, आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल में, संपूर्ण भाग में। और जनरली उस पर क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित हो चुकी है, परिवर्तित चट्टान हो चुकी है? ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर, बेसाइल। तो कायांतरित चट्टान बेटा हमारी कौन सी हो जाएगी? संगमरमर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? संगमरमर हो जाएगी। वातल के जिस स्थान पे सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? जिस स्थान पे सबसे पहले, अब जैसे तुम भूकंप की हम तुमसे बात करते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग।
सबसे पहले कौन सी तरंग आती है बेटा? सबसे पहले तरंग आएगी पी। अब अगर किसी पृथ्वी के अंदर किसी पार्ट पे यहाँ पे कोई भूकंप आया, सबसे पहले कौन तरंग आएगी? पी। यहीं से कंपन आगे बढ़ेगा, इसी स्थान पे दूसरा कंपन हो जाएगा, फिर इसी को लेकर आगे बढ़ा वहां चला जाएगा, फिर इसी स्थान पे तीसरा कंपन होगा। इसे क्या कहते हैं? जहां जो केंद्र होता है भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? किससे मापा जाता है भूकंप? रिएक्टर स्केल क्या है? मर्केली पैमाना क्या है? सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोलॉजी क्या होती है? भूकंप से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे टफ प्रश्न क्या है कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है? एल तरंग से जो ऊपर आती है विनाशकारी होती है। अब इसमें एक पॉइंट आपको समझना है, कौन सी अनुदैर्ध्य है, कौन सी अनुप्रस्थ है। कौन सी तरंग हमारी क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, और कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी प्रकाश की भाग चलती है, कौन सी ध्वनि की भाग चलेगी, कौन तीनों माध्यमों में जाएगी, कौन। ये एक पॉइंट आपका जब यहाँ पे रिवीजन करो तो एक पॉइंट रिवीजन करके इसको समाप्त करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। किस पेटी में आएंगे बेटा? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इसकी क्लास में ले भी चुका हूं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में भूकंप आते हैं। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल में कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। कुल कितने होते हैं? 10। 0 से लेकर 9 तक कुल कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। क्या नापा जाएगा? रिएक्टर स्केल क्या नापा जाएगा? भूकंप की तीव्रता नापा जाएगा। अगला क्या? भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ बेटा मापने का यंत्र है। किस पैमाना क्या है? रिएक्टर स्केल। तो पैमाना रिएक्टर पटरी नापने की रिएक्टर स्केल है, मशीन है सिस्मोग्राफ। यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न बेटा हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को, ओजोन गैस को, भूकंप को, नदियों को। इसमें 90% बच्चे ओजोन गैस को मारेंगे, जो सही क्या होगा? ज्वालामुखी सही होगा। कहां से निकलता है? किस परत उस पर से? पृथ्वी की किस परत से? तो जो मेटल की ऊपरी परत होगी यहीं से क्या निकलेगा? ज्वालामुखी निकलेगा। ज्वालामुखी में बेटा छिद्र के माध्यम से जो मटेरियल जमीन पे आ जाता है उसे लावा कहते हैं, और जो मटेरियल यही जम जाता है जमीन पे नहीं आ पाता है उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी, दूसरी तरफ स्थान। एटना इटली सुमेलित है, फ्यूजियामा जापान सुमेलित है, पोपा म्यांमार सुमेलित है। क्राकाटाओ मलेशिया दिया है, ये हो जाएगा इंडोनेशिया। सुमात्रा और जावा के पास सुंडा गर्त के निकट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होगा। हम इसको टिक करके क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न होगा, राकी, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? वलित, अवशिष्ट, ब्लॉक या ज्वालामुखी। तो बेटा ये किसके उदाहरण है? वलित पर्वत के उदाहरण है या मोरदार पर्वत के उदाहरण है? मोरदार पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे या वलित पर्वत के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न होगा बेटा वो है कि लोयस का पठार कहाँ? लोयस का पठार है हिमानीकृत पठार, जलकृत पठार, नदीकृत पठार या पवनकृत पठार। तो लोयस का पठार बेटा पवनकृत पठार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पवनकृत पठार का उदाहरण है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, बोलिविया का पठार। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन विद्यमान गैस है। दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन विद्यमान गैस है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा कि ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? वायुदाब से आप क्या मापेंगे? पहले तो आपको ये पता है अचानक आने वाली कमी किस परिघटना का सूचक है। अगर कमी हुआ तो स्वच्छ मौसम नहीं, शीतलता, वर्षा,
तूफानी मौसम। वायुदाब के सूचकांक का नीचे जाना तूफानी मौसम का संकेत देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, लैक्टोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। आपको इन पे एक एक को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं क्लास से लेके सब एक एक पॉइंट, ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूं छोड़ के भागना है या एक एक क्वेश्चन लेके बैठा रहूं। इतना है कि एक अभी मैं एक क्वेश्चन में 15 मिनट अगर रुक जाऊंगा तुमसे बात कर, यार उतना समय नहीं है। दुकान चलाना की यूट्यूब पे दुकान 100 लोग 80 लोग मेरे अपने होना है जो देखते हो पढ़ते हो, बहुत है। उसमें 10% लोगों को क्वेश्चन फंस जाएगा, बहुत है। 1000 व्यूज नहीं इंपॉर्टेंट है, 10 लोग देखें संतुष्ट होके जाए। प्रैक्टिस यहाँ पे पढ़ो, अब इसको देख लो वायुमंडल, हर एक एक पॉइंट में आपको दे चुका हूँ, पीडीएफ भी दे चुका हूँ, एक एक क्वेश्चन भी दे, आप इसको उठा के देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या मापा जाएगा आर्द्रता, इससे क्या मापा जाएगा दूध, इससे मैनोमीटर, सब पढ़ाया हुआ टॉपिक है। डोलड्रम शांत पेटी का विस्तार कहाँ है? 5 अंश उत्तरी से 5 अंश दक्षिणी। ये डोलड्रम बच्चों बड़ा क्वेश्चन, दूसरा डोलड्रम क्या है? पृथ्वी का वह स्थान जो सबसे शांत स्थान है मौसम के रूप में, सबसे शांत स्थान वो होता है 0 डिग्री से 5 अंश इधर 5 अंश इधर। इसे ही बेटा हम डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। 5 अंश से 5 अंश उत्तर से 5 शांत पेटी, सबसे शांत पेटी क्या कहलाती है? डोलड्रम कहलाती है, ठीक। क्या कहते हैं? 5 से 5 उत्तर दक्षिण। अगला है अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क सूर्य स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फौन कहा जाएगा, चिनूक कहा जाएगा, सिराको कहा जाएगा या खमसिन कहा जाएगा। अल्पस के ऊपर बेटा कौन सी हवा बहती है? फौन हवा बहती है। कौन सी हवा? फौन। यूरोप में फौन बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह आपकी हवाओं का प्रश्न है। निस्टल, यामो, सिराको, खमसिन। कौन सी हवा कहाँ चलेगी? फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या मिस्र। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हवा कहाँ पे चलेगी, या सॉरी कौन सी सुमेलित नहीं है। तो बेटा सिराको आपका ऑस्ट्रेलिया में सुमेलित, यामो जापान में, निस्टल फ्रांस में, खमसिन मिस्र में, लेकिन सिराको आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सुमेलित नहीं है। अगला है प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है कि आकाश एकदम क्या होगा? स्वच्छ होगा। आकाश एकदम क्या होगा? स्वच्छ होगा। चक्रवात क्या होता है बेटा? बहुत बड़े पैमाने पे हवाएं ऐसे नाचेंगी और उनका केंद्र बीच में होगा, सारी हवाएं ऐसे इकट्ठा होकर ऊपर उड़ेंगी। लेकिन इनका केंद्र कहाँ होगा? बीच में होगा। लेकिन प्रतिचक्रवात में बेटा बीच से हवा उठ के चारों तरफ जाएगी, बीच सेंटर होगा, हवा चारों तरफ जाएगी ऐसे। तो ये क्या हो गया? प्रतिचक्रवात में आसमान क्या होता है? हमेशा स्वच्छ होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टाइफून चक्रवात हो गया, हरिकेन चक्रवात हो गया, टॉर्नेडो चक्रवात हो गया। ये तो दूसरा हो गया। अब 3 चक्रवातों में बेटा टॉर्नेडो, जो टॉर्नेडो बवंडर को किसको कहते हैं? बवंडर। ये आता है प्रशांत महासागर से उठेगा और दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से टकराएगा। सबसे खतरनाक कौन हो जाएगा? टॉर्नेडो हो जाएगा, ठीक। अगला जो बेटा हमारा प्रश्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर क्या होती है? वर्षा होती है। मानसूनी क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या टुंड्रा क्षेत्र में? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बेटा क्या होता है? साल भर वर्षा होती है। क्या होती है? साल भर वर्षा होती है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोराइन, आइसोसोनेफ या आइसोहाइट। तो क्या कहा जाता है बेटा? आइसोहाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा वायुमंडल की आर्द्रता। देखो वही प्रश्न ऊपर था, हाइग्रो या हाइड्रो। तो बेटा हाइग्रो यहाँ पे क्या रहेगा? ये नहीं, एक एक पॉइंट पढ़ा चुका हूं, देख लो। यहाँ पे क्या रहेगा? हाइग्रो रहेगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है, जिसमें कितनी झीलें शामिल है? 5 झीलें शामिल है। किस देश में है? कनाडा में और अमेरिका में, यूएसए में, ठीक।
कौन सी है? सुपेरियर। सबसे गहरी कौन सी है? बेकार। खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? कैस्पियन। सबसे बड़ी वैसे कौन सी है? कैस्पियन। सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय कौन सी है? विक्टोरिया। ठीक, यहां पे पॉइंट के लिए आगे चलो। अगला है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। अगर तुम वर्ल्ड मैप देखोगे कभी तो वर्ल्ड मैप में यही एक देश है फिलीपींस, और फिलीपींस के बगल में किनारे ही होगा मेरियाना ट्रेंच। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, पृथ्वी पे कितने प्रतिशत भाग पे जलमंडल का विस्तार है? 71% भाग पे जलमंडल पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर है अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर? तो यहाँ पे सबसे खारा जो सागर है बेटा, इस ऑप्शन में हमने क्या लगाया है? मृत सागर लगाया। इससे खारे भी सागर है, अभी वीडियो में आपको एक क्लास में दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि भारत पाकिस्तान नहीं लगाना है, भारत श्रीलंका लगाना है। पाक जल जम्मू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा तुम्हारा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि बेटा स्पेन और मोरक्को के बीच में आपकी जल संधि हो जाएगी, जो क्या करेगी? किसको जोड़ देगी? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ देगी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा भैया, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ेगी? भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा हाँ, जलधारा और प्रकृत। अब तुमसे पूछा है कि सुमेलित लेब्राडोर ठंडी, अंगुल गर्म, क्यूरोसियो गर्म, गल्फ स्ट्रीम ठंडी। तो गल्फ स्ट्रीम ठंडी कौन सी सुमेलित नहीं है? गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा नहीं होगी। या कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अगला, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव होता है? बेटा इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन अब यहाँ पे तुम ठीक करोगे चंद्रमा का। ज्वार भाटा पे चंद्रमा और सूर्य का जो बेटा प्रभाव होता है वो होता है 11:5। 11:5 का प्रभाव होता है। अब चंद्रमा का होता क्यों है? इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है। चंद्रमा 3 लाख के पास है, 15 करोड़ किलोमीटर के दूर पे है। तो ये होता क्या है कि इनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इनका प्रभाव कम पड़ता है। अगर इसी ऑप्शन में दिया होता सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव तो हम उसको ठीक करते। अलग अलग दिया तो हम इसको ठीक करेंगे, चंद्रमा को ठीक करेंगे, क्योंकि इसका क्या है 11:5 के अनुपात से ताकत लगाते हैं। ठीक है ना। अगला ऑप्शन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दो पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी भ्रंश घाटी नदी कहलाती है। जैसे नर्मदा के ऊपर विंध्याचल पर्वत, नीचे विंध्यपा की पहाड़ियां, नीचे सतपुड़ा महादेव की पहाड़ियां, इसी से बहती है नर्मदा। यही से निकलती है तापती के नीचे अजंता की पहाड़ियां। तो भारत की दोनों नर्मदा और तापती भ्रंश घाटी नदी है, नर्मदा एवं तापती। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है बेटा? चीन हो जाएगा। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा भैया, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में केला सबसे ज्यादा उपोष्ण कटिबंध भारत में पैदा होता है। कहाँ पे? मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंध भारत में पैदा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है? ब्राजील कोको का, कपास का, तंबाकू का या कॉफी का? तो ब्राजील सबसे प्रमुख उत्पादक है मेरे प्यारे भाई, कॉफी का। किसका? कॉफी का। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां से कॉफी का निर्यात होता है सबसे ज्यादा? साओ पालो, रियो डी जेनेरो, सेंटोस या ब्यूनस आयर्स? सेंटोस जो है आपका ऐसा बंदरगाह है ब्राजील का जिससे क्या होता है? कॉफी का निर्यात किया जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? सर्वाधिक जब उत्पादन की बात करेगा तो चीन करेगा। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? चीन में। और सर्वाधिक उपभोग की बात करेगा, तुम्हें पता है खाने में हम कितना आगे हैं, कौन करेगा? भारत करेगा। सर्वाधिक उत्पादन चीन, सर्वाधिक उपभोग भारत करेगा बेटा। अगला हमारा प्रश्न होगा, विश्व में कृत्रिम रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? कृत्रिम रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा बेटा इंडोनेशिया। कौन होगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में सबसे पहला स्थान है बेटा भारत का। किसका स्थान हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहेंगे? नॉर्मन इबोला को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते रहे। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध, कल्चर से एक प्रश्न आना फिक्स होता है और आप पढ़ के आगे जाएंगे। पढ़ा चुका हूं, नोट्स दे चुका हूं, पीडीएफ दे चुका हूं। ठीक, आगे बढ़े। अगला है, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में, बोथोनिया की खाड़ी में, या आपका चौथा सागर है अटलांटिक महासागर में? तो बेटा अटलांटिक महासागर में क्या स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। उसका सबसे बड़ा बेटा कारण यह है कि जो आपका अक्षांश है 0 डिग्री, यहां से लेके सबसे ज्यादा मछली का पैदावार कहां पे होता है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 30 से 45 के बीच में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है। यही उत्तर में और यही दक्षिण में। तो उत्तर में कहा सबसे ज्यादा होता है? ये ऑप्शन हो जाएगा चीन हो जाएगा। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बेटा पेरू। कौन हो जाएगा? पेरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन होगा? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश होगा कनाडा। कौन हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जर्मनी। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का प्रयोग कौन करता है? सबसे ज्यादा जर्मनी करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करेगी? कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन में कौन निवास करेगी? पिग्मी जनजाति निवास करेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माओरी न्यूजीलैंड, एनु फ्रांस। ये नहीं सुमेलित है क्योंकि एनु हो जाएगी जापान में। एनु कहाँ हो जाएगी? सेमांग मलेशिया में, एक्समो का कनाडा में। एनु नहीं सम्मिलित है, कहाँ हो जाएगी? जापान में हो जाएगी बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, जुलू जनजाति कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में। जुलू निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश पहले श्याम के नाम जाना? थाईलैंड। पहले किसके नाम जाना था? श्याम के नाम से जाना जाता था। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया था? ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया था। इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया। ईरान का पर्सिया था। अगला प्रश्न है, किस देश में सफेद हाथियों की भूमिका है? तो थाईलैंड को सफेद हाथी का देश कहा जाता है बेटा। अगला प्रश्न, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाएगा। अगला प्रश्न, 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। जीवित नगर भी रोम को कहा जाएगा। शाश्वत शहर भी रोम को कहा जाएगा। ये कहाँ पे है? इटली में हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है बेटा? अगला है, फार्बिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? लहासा। लहासा फार्बिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कौन सा होगा? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी कहाँ पे थी? मध्य पश्चिम एशिया में। बगदाद किसके किनारे स्थित है? टिग्रिस के किनारे स्थित है बेटा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स के किनारे स्थित है लंदन। किसके किनारे? टेम्स के किनारे स्थित लंदन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा आपको बता चुका हूं क्या होता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। यूरोप की कौन सी नदी है? राइन सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी हो जाएगी।
सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा? अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा? अफ्रीका में पाया जाएगा। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी यूएसए, स्टेपीज भारत। तो कौन सुमेलित नहीं है? स्टेपीज भारत सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, भारत या इनमें से कोई नहीं? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। ठीक। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम और कोयला पाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, मानचित्र पे वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? मानचित्र पे वायुदाब की सबके समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोबार, आइसोकोरिया, आइसोकेप। तो आइसोबार कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। अब आ जाइए आप सभी सबसे महत्वपूर्ण पाठ की ओर, जो मैंने कहा था कि मैं आपके वीडियो में दूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मैं वादा करता हूं कि अगर 3 प्रश्न विश्व भूगोल के होंगे तो 2 इसी में से होंगे। ठीक। चाहे तुम आवर एग्जाम 11 को दोगे, चाहे यूपी पुलिस को दोगे, 10 मिनट का समय है। आइए, क्रम थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पे हो गया है पीडीएफ का, आप उसकी चिंता ना करें, बस शुरू करते हैं। ये ठीक। अब आप इसको देख के समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बात करने आया हूं। ये आपका हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल में कौन सी गैस कितने मात्रा में विद्यमान है? तुरंत रिवीजन करो और आगे बढ़ो। विश्व भूगोल समाप्त करके चलना है। नाइट्रोजन N2 से व्यक्त किया जाएगा, N2 से, और वायुमंडल में 78.8% विद्यमान है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 20.95। ज्यादातर क्वेश्चन किसका आता है? 21 का लिखा रहता है। अब आर्गन, तीसरी वायुमंडल की तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? आर्गन हो जाएगी, 0.93% है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी व्याप्त है? 0.03% व्याप्त है। नियोन Ne से है, 0 के बाद 2 हो जाएगा। क्रिप्टॉन Kr से व्यक्त किया जाएगा, दशमलव के बाद 2 0 1 हो जाएगा। हीलियम दशमलव के बाद 3 0 के बाद 5 हो जाएगा। जीनोन दशमलव के बाद 4 0 के बाद 9 हो जाएगा। और हाइड्रोजन दशमलव के बाद 4 0 के बाद 5 हो जाएगा। यह हो जाएगी कुछ सबसे बड़ी गैसें। 70 से 90 से 95% जाओगे तो क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से रहेगा। वायुमंडल की चौथी सबसे बड़ी गैस कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 0.03%। यहां से डाटा नहीं पूछेगा। तीसरी सबसे बड़ी गैस की कितनी है? 0.93%। ऑक्सीजन कितनी है? आपको पता है। अगला पेज क्या है? अगला पेज है सबसे खारी झील कितने प्रतिशत? विश्व में सबसे खारी झील है वान झील। कहां पे स्थित है वान झील? तुर्की में स्थित है। अब वहां पे क्वेश्चन था तो मृत सागर लगाए थे, लेकिन अगर वान झील ऑप्शन में होता तो 330% खारापन है। मृत सागर कितना प्रतिशत है? 238% खारापन है। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में 220% खारापन है। सोगाज की खाड़ी 170% खारापन है। सांभर झील भारत 205% खारापन है, भारत की सबसे खारी झील। कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग 195%, कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग 23% और लाल सागर 40% क्या है? खारापन है। तुमको 99% टाइम क्वेश्चन इन्हीं तीनों से मिल जाएगा। ऑप्शन में ये रहेगा तो ये रहेगा तो ये, और ये रहेगा तो ये। भारत की सबसे खारी झील सांभर झील, जहां से काले नमक का क्या होता है? उत्पादन। काले नमक का उत्पादन कहां से? सांभर झील से होता है। अगला दिया है विश्व की प्रमुख घाटियां। कहां की घाटियां? विश्व की घाटियां। ठीक, विश्व की घाटियां। अब देखो कौन सी घाटी कहां पे स्थित है? रोम्स डेलन की घाटी नॉर्वे, रोम्स डेलन की घाटी नॉर्वे। खुम्बू की घाटी नेपाल, गीजर की घाटी रूस, ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया, चितवन घाटी नेपाल, लाटर बुन्ने घाटी स्विट्जरलैंड, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश भारत, दामोदर घाटी वेस्ट पश्चिम बंगाल भारत, 10 चोटियों की घाटी कनाडा, वेलेटे लाचूना की घाटी चिली, अकारू घाटी भारत। भारत में कहां पे अकारू घाटी? आंध्र प्रदेश व तेलंगाना।
चुंबी घाटी चीन तिब्बत भारत। चुंबी घाटी कहां पे है? चुंबी घाटी चीन तिब्बत और भूटान। हुंजा घाटी पाकिस्तान, नीलम घाटी पाकिस्तान, लैटिन घाटी इटली, ग्लेशियर कैनियन स्विट्जरलैंड, बराक घाटी भारत के असम में है, दून घाटी उत्तराखंड भारत, स्पीति घाटी भारत हिमाचल प्रदेश, नुब्रा घाटी भारत जम्मू कश्मीर। एक बार रिवीजन दोबारा दो बार सुन के खत्म करो, बहुत एग्जाम के समय समझने का मूड नहीं, रटो आगे बढ़ो। अगला पेज क्या है? अगला पेज है विश्व के प्रमुख पठार और कहां पे स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार कहां है? भारत में है। सान का पठार कहां है? म्यांमार में है। अबिसिनिया का पठार कहां? इथियोपिया सोमालिया में है। माटो ग्रासो का पठार कहां है? ब्राजील में है। जो आर्क एडवर्ड अपलेसियन पीडमांटिका का पठार है यूएसए में। तिब्बत का पठार, तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व संसार की छत। ब्राजील का पठार ब्राजील में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। कोरांट का पठार थाईलैंड में है। पोटवाल का पठार पाकिस्तान में है। गुयाना का पठार वेनेजुएला में है। कहां पे? वेनेजुएला में हो जाएगा। अगला पेज आ जाओ। अगला पेज है विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर या श्रेणियां। अब देखो विश्व के माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है? नेपाल में। कितनी ऊंचाई? 8,850। 8,850। केटू गाडविन अस्टीन विश्व में दूसरा स्थान होगा, भारत 8,611। नंगा पर्वत भारत 8,126। 8,126। अन्नपूर्णा नेपाल 8,078। ग्रेसरबम पाकिस्तान। गोसाई थान चीन। नंदा देवी भारत। राकापोसी पाकिस्तान। कामेत भारत चीन। राकापोसी पाकिस्तान। नंदा देवी भारत। कंचनजंगा भारत नेपाल। लहातसे नेपाल। मकालू चीन नेपाल। धौलागिरी नेपाल। नामचा बलवा चीन। नामचा बलवा क्वेश्चन बहुत आता है भैया। नामचा बलवा चीन। गुदले मानता चीन। तिमिचमीर पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? सॉरी, तिमिचमीर पाकिस्तान। ये प्रमुख चोटियां हैं विश्व की। एक बार देखो, आगे चलते चलो। अगला क्या है? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी ओजल डेल सलाडो। ओजल डेल सलाडो ऊंचाई 6,885। ऊंचाई ज्वालामुखी में नहीं इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ऊंचाई नहीं पूछेगा। कहां किस पर्वत श्रेणी में है? एंडीज अर्जेंटीना और चिली। गुल्लातीरी एंडीज चिली। कोटोपैक्सी एंडीज इक्वाडोर। लेस्कर एंडीज चिली। टुपुंगा टीटो एंडीज चिली। पोटोटेपिकल अल्टीप्लानो डिमेक्सिमे मैक्सिको। सिगे एंडीज इक्वाडोर। कैल्यूचेलस काचट का प्रायद्वीप रूस। ठीक। प्यूरेस एंडीज कोलंबिया। ताजुमल्को कोलंबिया। मोनालाओ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। टगाना सीरा माध्य पर्वत श्रेणी है, किस देश में है? ग्वाटेमाला। माउंट कैमरून अफ्रीका। लासा ओफेरी सेंट विसेंट द्वीप अटलांटिक। सेटोरिनी चेरा ग्रीस यूनान में। माउंट एटना काकेशस पर्वत श्रेणी इटली। विसुवियस नेपल्स की खाड़ी। किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है तंजानिया अफ्रीका। अगला क्या है? मोनालाओ लोआ हवाई द्वीप। मेना लुजोन द्वीप फिलीपींस। माउंट रेनिमल कास्केड संयुक्त राज्य अमेरिका। चिम्बोराओ एंडीज इक्वाडोर। एलमिस्टी एंडीज पेरू। एकाकागुआ एंडीज दक्षिण अफ्रीका। एलब्रुस जॉर्जिया। कटमाई कोडियाक द्वीप अलास्का। माउंट कोटोपैक्सी एंडीज इक्वाडोर।
वही पॉइंट है कि मैं बता रहा था पृथ्वी के भूपपड़ी में कौन सा पदार्थ कितना पाया जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल से पूछेगा तो आयरन, ध्यान रखना आयरन, पूरी संपूर्ण पृथ्वी में क्या पाया जाएगा, आयरन। लेकिन मेटल में, सॉरी, भूपपड़ी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 46.6। भूपपड़ी में दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा लोहा, पांचवा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम व अन्य। तो सबसे ज्यादा बात प्रश्न आता है कि भूपपड़ी में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाएगा, तुम कहोगे ऑक्सीजन, और दूसरा कौन सा पाया जाएगा, सिलिकॉन। आगे बढ़ो। अगला है जियोग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक थे, जियोग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक थे एरस्टोस्थनीज। भूगोल के पिता हिकेटियस, आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आधुनिक खगोलिकी के पिता निकोलस कोपर्निकस, मानव भूगोल के पिता विडाल डिला ब्लास, प्रथम पृथ्वी मानककर्ता, प्रथम पृथ्वी के मानककर्ता एरेटोस्थनीज, विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहेम, मानचित्र कला के पिता टालेमी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेंस, भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल। सौरमंडल एक नजर में सबसे निकट का ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह वरुण, नेपच्यून, अंग्रेजी देखते चल रहा है इसकी, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे नीला ग्रह जल ग्रह पृथ्वी, हरा ग्रह वरुण, पीला ग्रह अरुण, लाल ग्रह मंगल, भारी ग्रह बृहस्पति, सौंदर्यकृत का देवता या प्रेम का देवता चमकदार ग्रह शुक्र, अनोखा ग्रह पृथ्वी। अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अकेले मानव जीवन संभव है। अनोखा ग्रह पृथ्वी, ठीक। और लेटा हुआ ग्रह अरुण, कुंडली वाला ग्रह या रिंग वाला ग्रह शनि, भोर एवं साँझ का तारा शुक्र, दिशा सूचक ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सबसे कम झुकाव वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक सुंदर दिखने वाला ग्रह शनि। क्यों, छल्ले के कारण। छल्लेदार ग्रह कौन सा हो जाएगा, छल्लेदार ग्रह बेटा इतने हैं, ठीक ठीक। अब यहाँ पे छल्लेदार ग्रह बृहस्पति के आगे वायु के 3 छल्ले हैं, शनि के आगे 7 है, अरुण के आगे 13 छल्ले तथा वरुण के आगे 6 छल्ले हैं, सब छल्लेदार ग्रह हैं। ज्यादातर प्रश्न में शनि से उठता है कि रिंगदार ग्रह, वलयदार ग्रह, छल्ले वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा। अगला पृष्ठ हमारा क्या है, अगला पृष्ठ है हमारा झील का। कहाँ की झील है, उत्तर अमेरिका की झील स्थान, सुपीरियर झील, मिशिगन, मिलस्टोन, विस्कॉन्सिन और ओंटारियो। आपको एक कनाडा और अमेरिका में मिल जाएगा, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ह्यूरोन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें हैं ये, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, स्थान आपका है, ठीक। मिशिगन कहाँ पे आपको हो जाएगा, इरी, मिशिगन, ओंटारियो में हो जाएगा, ओंटारियो न्यूयॉर्क और ओंटारियो में हो जाएगा। क्षेत्रफल नहीं पूछेगा तुमसे, सादे पानी की या मीठे पानी सबसे बड़ी झील सुपीरियर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, ग्रेट साल्ट, उताह ओ आहे, उत्तर डकोटा, दक्षिण डकोटा, येलोस्टोन, प्योमिंग, सेंट फ्रांसिस, न्यूयॉर्क, ओंटारियो, फ्यूबे, मरे, दक्षिण कोलोरिना। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें टिटिकाका, पेरू, बोलीविया। यहां से क्वेश्चन तुमसे आएगा कि सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका, ठीक। नाहुएल, हवाई, अर्जेंटीना, लागूना, कोलोराडो, बोलीविया, ठीक। अफ्रीका में विक्टोरिया, केन्या, तंजानिया, युगांडा, विक्टोरिया, केन्या, तंजानिया, युगांडा अफ्रीका की झीलें हैं। ये सबसे विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय झील है, उष्ण कटिबंधीय झील है। मवाली, मोजाम्बिक, तंजानिया, टंगनाइका, बरुंडी, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, किवू, खांडा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, करीबा, जिम्बाब्वे, असल, डिजिबोटी, बागोरिया, केन्या, अल्बर्ट, युगांडा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। अगला क्या है, एशिया की प्रमुख झीलें, कैस्पियन सागर 5 देशों में है, अक्सर क्वेश्चन रहता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस की सीमाओं पे स्थित है, ठीक। बैकाल झील दक्षिणी रूस साइबेरिया में विश्व की सबसे गहरी झील है, कौन सी, बैकाल। बाल्कस दक्षिण पूर्वी का कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक।
कुल किर्गिस्तान में है, उर्मिया तुर्की में है, उर्मिया बहुत बार क्वेश्चन में रहा है, किंगाई चीन में है, खानका चीन में है, ससगाइस उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के मध्य है, वान तुर्की में है, प्योयांग चीन में हो जाएगा। अगला क्या है, विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, कहाँ है, प्रशांत महासागर में। टोगा गर्त प्रशांत महासागर में, कारमांडेव गर्त प्रशांत महासागर में, फिलीपींस गर्त प्रशांत महासागर में, क्यूराइल गर्त प्रशांत महासागर में, न्यू हेराइड गर्त प्रशांत महासागर में, जापान गर्त प्रशांत महासागर में, पेरू और चिली गर्त प्रशांत महासागर में। ठीक, अपलेशियन गर्त प्रशांत महासागर में, मध्य अमेरिका गर्त प्रशांत महासागर में, और प्यूटोरिका गर्त अंध महासागर में मतलब अटलांटिक महासागर में, रोमेस गर्त अंध महासागर में, केमन गर्त अंध महासागर में, सुंडा गर्त हिंद महासागर में, सुंडा गर्त या सुंडा की खाड़ी जावा सुमात्रा और जावा के मध्य यहीं पे हिंद महासागर में, इंडोनेशिया के निकट। ठीक, सुमात्रा द्वीप के दक्षिण तट पे क्या, सुंडा की खाड़ी। एशिया का सबसे गहरा स्थान क्या होगा, हिंद महासागर सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त हो जाएगा। ठीक, और सब आपको देख ही रहे हो किस महासागर में। चक्रवातों के नाम और उनके स्तर। चक्रवात हिंद महासागर भारत में, टॉर्नेडो अभी आपने पढ़ा यूएसए में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून चीन व दक्षिण सागर में, जापान में, हैरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह में। विश्व की प्रमुख नहरें, वोल्गा डान नहर रूस में, वोल्गा डान नहर रूस में, रोस्टोव व स्टालियन ग्रांड के बीच में, गोटा नहर स्वीडन में, वेलैंड नहर कनाडा में इरी और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। कील नहर, ये बहुत बार पूछा गया है, कील नहर जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। केपी नहर भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। उत्तर सागर नहर नीदरलैंड में, इरी नहर अमेरिका में इरी झील और मिशिगन झील को आपस में जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में। स्वेज नहर मिस्र में लाल सागर भूमध्य सागर के बीच जोड़ती है। न्यू वाटर में नीदरलैंड में उत्तरी सागर और राइटर डैम के बीच। पनामा नहर कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। ठीक, इनको जोड़ती भी है। और ये क्या काम करती है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील को हिल्लान झील से जोड़ती है। अल्बर्ट नहर एंटवर्प लीग तथा बेनेलक्स को आपस में जोड़ती है। कील नहर जर्मनी को उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में जोड़ती है। ठीक, आगे का पेज देखते हैं। अगला क्या है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। स्टेपीज एशिया यूरोप, पंपास दक्षिणी अमेरिका, सवाना अफ्रीका, लानोस वेनेजुला दक्षिणी अमेरिका, कंपास ब्राजील, कैंटबरी न्यूजीलैंड। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सेलाडो ब्राजील, साहेल अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी हो जाएगा। विश्व के प्रमुख जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। विश्व का सबसे अधिकतम ऊंचाई है 979 किलोमीटर। दूसरा क्या है, दूसरा जलप्रपात आपका हो जाएगा योसेमाइट, कैलिफोर्निया में है 739 किलोमीटर। सुथरलैंड 580 न्यूजीलैंड में स्थित है। ब्राउनी न्यूजीलैंड में स्थित है। केजी फासिल नार्वे में स्थित हो जाएगा और हो जाएगा मुल्ट नोमान प्रपात ओरेगन और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए थे हमने आपको दे दिए हैं। जो बच्चे ऑफलाइन बैच वाले हैं उनको पूरी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। एक बार इसको रट के जाएं और 100% क्वेश्चन इसी से पूछेगा। धन्यवाद।